पहले बात जयपुर यानी कि राजधानी की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएमओ में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि मनरेगा रोजगार की गारंटी के उद्देश्य से शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण यह अपने लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया। कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते मनरेगा के अधिकांश कार्य गांवों के समग्र विकास से नहीं जुड़ पाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 में इन सभी कमियों को दूर किया गया है और अब रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने कांग्रेस पर इस कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सहकारी संघवाद का मॉडल है, जिससे गांवों का वास्तविक विकास सुनिश्चित होगा। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रेस ब्रीफिंग में नए कानून को लेकर के, नए बिल को लेकर के उसके फायदे गिनवाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 वीवी जी राम जी लेकर आई है। आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण ये अपने मकसद में पूर्ण सफल नहीं हो पा रहा था। लगातार आपके माध्यम से मुद्दे उठाए भी गए थे। क्योंकि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं थी, इसलिए मनरेगा के तहत अधिकांश कार्य गांव या क्षेत्रीय विकास योजना में एकीकरण के बिना अलग थलग करके किए गए। इसमें अस्थायी सड़कों, आदि अधूरी जल संरचनाओं या बिना योजना के मिट्टी के कार्य होते थे, जिनका लंबी अवधि में कोई आर्थिक व सामाजिक लाभ नहीं होता। ये हम सब लोगों ने देखा है। जांच पड़ताल की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फर्जी लाभार्थी, बढ़ा चढ़ाकर या मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर और श्रमिकों को आंशिक भुगतान या पूरा वेतन न देने जैसी गड़बड़ियां होती थी और जनता के पैसे का सही उपयोग। और अब जयपुर से एक और खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर के दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान अमित शाह राजस्थान में चयनित पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। दोपहर बाद जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस एकेडमी यानी कि आरपीए में आयोजित कार्यक्रम में वे नव चयनित कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की है। मामले को लेकर के जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने सच बेधड़क को तैयारी को लेकर के जानकारी पूरी तरह से साझा की। ये माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का 10 तारीख को प्रोग्राम है जयपुर में, राजस्थान पुलिस एकेडमी में पुलिस का फंक्शन है। हमारे जो नवनियुक्त 10,000 कांस्टेबल्स हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के ये प्रोग्राम है। उसी प्रोग्राम में माननीय जयपुर में 15 जनवरी से होने वाली आर्मी डे परेड को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। जगतपुरा के महल रोड स्थित सेना की विभिन्न टुकड़ियों द्वारा किया जा रहा अभ्यास
सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अभ्यास होता है। 15 जनवरी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परेड में शिरकत करेंगे। 15 जनवरी को किस तरह तैयारी की जा रही है, पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने जानकारी भी साझा की है। 15 जनवरी को केवल पास धारकों को ही एंट्री दी जाएगी। डे परेड 15 जनवरी को होगा, जयपुर में हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है और काफ़ी विस्तृत प्रोग्राम है। 9 तारीख से फुल ड्रेस परेड शुरू हो जाएगी। 9 को होगी, फिर 11 को होगी, फिर 13 को होगी और फाइनली 15। सिकराय के हिंगवा ग्राम पंचायत की करीब 15 बीघा से ज्यादा खातेदारी भूमि पर अवैध रूपी खेती को प्रशासन द्वारा हटवा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने इस संबंध में उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी को पहले से ही शिकायत दर्ज करवा दी थी। ग्रामीणों की मांग थी कि पंचायत भूमि से अवैध फसल हटाकर भूमि को ग्राम पंचायत के कब्जे के अंदर लाया जाए। तो वही मामले में लापरवाही बरतने पर कड़े कदम भी उठाए गए, जिससे ग्राम विकास अधिकारी त्रिलोक शर्मा को पूर्व में निलंबित भी किया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मीणा और तहसीलदार हेमेंद्र मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें 5 ट्रैक्टर और एक जेसीबी की मदद से खेत में बोई हुई गेहूं और सरसों की फसल को नष्ट कराया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। हालात को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए, साथ ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई। प्रशासन ने साफ किया कि पंचायत भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। समिति सिकराय की ग्राम पंचायत हिंगवा में ग्राम पंचायत की जो खातेदारी भूमि थी लगभग 15.2 बीघा, उस पर अवैध रूप से खेती की गई थी और अतिक्रमण कर दिया गया था। खेती करके उसे हटाया गया प्रशासन के द्वारा। कौन सी ग्राम पंचायत का था, किस प्रकार की शिकायतें थी? ग्राम पंचायत हिंगवा की शिकायत है ये। ग्राम पंचायत हिंगवा की जो खातेदारी भूमि है 15.2 बीघा लगभग, उस पर अवैध रूप से सरसों की कृषि करके कब्जा किया गया था। ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर ग्राम पंचायत के द्वारा आज कार्रवाई की गई और प्रशासन की सहायता से सफेद को हटवाया गया। किस प्रकार की कार्रवाई की गई है आज? जो अतिक्रमण था उसे हटा दिया गया है, ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीकरण किया गया था। और चलिए राजधानी की एक बार फिर से आपको खबर बता देते हैं, यानी कि जयपुर की बात कर रहे हैं। राजस्थान में फर्जी डिग्रियों के जरिए सरकारी नौकरी दिलाने का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। एसओजी ने चेन्नई से भारत सेवक समाज यानी कि बीएसएस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साग मॉयसॉन उर्फ अरुण गयनाना मायसॉन को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी बिना यूजीसी की मान्यता की यूनिवर्सिटी चला रहा था और 100 से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स की फर्जी डिग्रियां जारी कर रहा था। इन डिग्रियों के आधार पर फायरमैन, लाइब्रेरियन, पटवारी और यहां तक कि नेवी की टेक्निकल भर्तियों में सरकारी नौकरियां यहां पर हासिल की गई। पूरा रैकेट व्हाट्सएप के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। 15,000 रुपए से लेकर के 50,000 में एक डिग्री का सौदा भी होता था। सर्टिफिकेट कुरियर से राजस्थान भेजे जाते थे। डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद बैकडेट में डिग्री लेकर नौकरी पाने वाले हजारों कर्मचारी अब एसओजी के रडार पर है। और अब मारवाड़ जंक्शन से खबर, जहां पर आचार्य श्री भिक्षु समाधि स्थल संस्थान के विवादित 2018 से 21 के अध्यक्ष पद चुनाव का मामला अब सुलह के साथ में खत्म हुआ है। संस्थान ने पवन देवी और हरकचंद बाफना को नामांकन पत्र समय पर न मिलने पर खेद जताया और क्षमा याचना की। समझाइश के बाद बाफना दंपति ने कोर्ट में विचाराधीन केस वापस लिया है। यह विवाद लगभग 7 साल पुराना था और सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। मारवाड़ में यह पहला ऐसा मामला माना जा रहा है। संस्थान और जैन समाज ने एकता को सर्वोपरि मानते हुए इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म किया। स्थानीय लोगों ने बाफना दंपति का फूल मालाओं से स्वागत किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। सुलह ने संस्थान और समाज के बीच संबंधों को मजबूत किया और कोर्ट की लंबित प्रक्रिया को भी खत्म किया। आचार्य भिक्षु समाधि संस्थान के चुनाव को लेकर जो मामला न्यायालय में विचाराधीन था, वो आज वादिया पवन देवी के द्वारा विड्रॉ किया गया। ये मारवाड़ जंक्शन का वो केस है जो काफी चर्चित रहा तेरापंथ धर्म को लेके, जो मारवाड़ जंक्शन न्यायालय से माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली तक ये केस का सफर चला
और आखिर में वादिया की आज जीत हुई। सत्यमेव जयते संस्थान के द्वारा वादिया के आवेदन न देने की भूल को स्वीकार करते हुए संस्थान में लिखित में क्षमा याचना और खेद प्रकट किया और यह आग्रह किया वादिया से कि आप संघ के हित में मामले को। आचार्य भिक्षु समाधि संस्थान सिरियरी के करीब 8 साल पहले हुए चुनाव में निर्वाचन अधिकारी लूनकरण जी छाजेड़ द्वारा मुझे उम्मीदवारी से रोकते हुए नामांकन पत्र तक नहीं दिया गया और साजिश के तहत हजारों किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम में अवैध और असंवैधानिक तरीके से चुनाव करवा कर मुझे वंचित रखा गया था। न्याय के समाज से काफी गुहार लगाने के बाद मुझे न्याय नहीं मिल सका, इसलिए मजबूरन माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। यह संघर्ष करीब 8 साल तक सिविल न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय चला। इस दौरान करीब 4 साल तक संस्थान के नए चुनावों पर रोक भी लगी रही थी और अब संस्थान ने अपनी भूल स्वीकारते हुए खेद पूर्वक लिखित क्षमायाचना करती है एवं मुझसे आग्रह करते हुए विवाद समाप्त करने को कहा है। अतः उनके आग्रह को महत्व देते हुए आज केस वापस लेकर विवाद और ज्यादा जानकारी के लिए और राजेंद्र सिंह राजपुरोहित एडवोकेट हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क पर। जो ये पूरा मामला है, जिस तरह से कोर्ट ने ये वापस लिया, क्या कुछ पूरा मामला और इस केस को हम कैसे देखें, सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा था? जी मैम, एक्चुअली ये मारवाड़ जंक्शन सिविल न्यायालय का पहला मामला है जो सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया है। और इस मामला शुरू होता है कि वादिया पवन देवी बाफना जब 2018-2021 के चुनाव हेतु नामांकन पत्र मांगा था, उसको नामांकन पत्र से वंचित रखा गया और चुनाव करवा दिए गए, जिससे पीड़ित होके वादिया ने सिविल न्यायालय मारवाड़ जंक्शन में 2018 में ये वाद प्रस्तुत किया था। वाद प्रस्तुत करने के बाद में ये हाई कोर्ट में भी चला, सुप्रीम कोर्ट में भी चला और आखिर में सत्य की जीत हुई और संस्था आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान सिरियारी द्वारा लिखित में क्षमा याचना और खेद प्रकट किया गया कि हमारी ये गलती थी। और आप वादिया से ये आग्रह किया कि आप इस संघ के हित में इस मैटर को विड्रॉ करें और आज ये विड्रॉ किया है। बिल्कुल, एक इसे अहम जीत के तौर पर देखा जाए राजेंद्र जी। बिल्कुल, ये हमारे मारवाड़ जंक्शन का सबसे बड़ा चर्चित केस, तेरा पंथ धर्म का सबसे चर्चित केस था और मारवाड़ जंक्शन न्यायालय बनने के बाद में यही एक केस ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। और आखिर में कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, तो सत्य की जीत हुई आज। बिल्कुल, और जैन समाज हमेशा शांति को ही सर्वोपरि मानता है और ऐसे में ये जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। राजेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब झुंझुनू के चुड़ावा की हम बात करेंगे। तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर के फिसली है। स्कूटी सवार करीब 50 फीट तक सड़क पर घसीटता गया। ये वीडियो डरा देने वाला आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसा दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। फिसलने के बाद स्कूटी सड़क किनारे खड़ी कार से जा टकराई। ये वीडियो में साफ तौर पर दिल दहला देने वाला दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूटी सवार यहां पर टकरा जाता है और टक्कर से कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त। हादसे में स्कूटी सवार पंकज को मामूली चोटें आई है। लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। बयाना में महादेव गली में स्थित एक 3 मंजिला पुराना मकान इन दिनों जर्जर हालत में है, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है। उस घर की तस्वीरें आप देख लीजिए। वहां के रहने वाले देवेंद्र कुमार ने बताया कि मकान वैश्य समाज के लोगों का है और लंबे समय से गिराव अवस्था में है। देवेंद्र कुमार के मुताबिक पहले भी इस मकान से छज्जे टूटकर गिर चुके हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों में भय भी बना रहता है। इस संबंध में नगरपालिका को लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। मकान के आसपास अन्य रिहायशी मकान भी बने हैं और मकान के सामने से आम नागरिकों का रोजाना आवागमन भी रहता है। इस मार्ग से सैकड़ों लोग हर दिन आते हैं, जिससे यहां पर खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। वहां के लोगों ने बताया कि मकान के मालिक अशोक और
पप्पू पुत्र मनोहारी, सतीश पुत्र बाबूलाल और तारा पुत्र रघुनाथ है, जो कि वर्तमान में बयाना के सुभाष चौक में रहते हैं। मकान मालिकों को कई बार इस जर्जर मकान को गिरवाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मकान की हालत आप देख लीजिए, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बयाना जो कि मेरे बगल में एक खंडर मकान है, वो कि पूरा ग्रासू अवस्था में रखा हुआ है। ग्रासू अवस्था में इसमें कोई नहीं रहता, खाली है। वो वैश्य जाति का है, इसलिए मैं नगर पालिका में भी उसकी दरखास्त लगा के आया था, एप्लीकेशन दे के आया था, पर अब तक कोई भी सुनवाई नहीं की है। इसलिए मेरा नगर पालिका और चेयरमैन साहब से निवेदन है, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। आम रास्ता की बगल से ही है, आम रास्ता की बगल से भी है बिल्कुल, और हर कोई भी हानि जोखिम हो सकती है। पहले भी टूट गया थोड़ा। बढ़ते हैं आगे। डीडवाना में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन को लेकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लाटनू उपखंड की ग्राम पंचायत कोयल को मुख्यालय बनाने के फैसले के विरोध में आज सैकड़ों लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और ग्राम बादेड़ को मुख्यालय बनाए जाने की मांग की। महिलाओं ने राजस्थानी गीतों के साथ में प्रदर्शन किया और विरोध जारी रहने पर भूख हड़ताल और मतदान बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। महिलाओं की तस्वीरें आप देख लीजिए। ग्राम बादेड़ जनसंख्या, वोटर सूची, सड़क संपर्क और सरकारी सुविधाओं के हिसाब से ज्यादा उपयुक्त है, जबकि कोयल केवल राजनीतिक कारणों से मुख्यालय बनाया गया है। बादेड़ और कोयल के बीच 8 किलोमीटर की दूरी और कनेक्टिविटी की कमी ने ग्रामीणों की नाराजगी भी बढ़ा दी है। ज्ञापन देने के बावजूद कार्रवाई न होने पर ग्रामीण 4 जनवरी से उपखंड कार्यालय के सामने धरना देने को मजबूर है। बादेड़ ग्रामवासियों के साथ में बहुत बड़ा छल हुआ है और ये एक सोची समझी साजिश है कि इन जो एक व्यापारिक गांव है, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, हर भौगोलिक क्षेत्र से बादेड़ एक समृद्ध गांव है। हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की व्यवस्थाएं और जनसंख्या में सबसे आगे। तो इन लोगों ने जो ये भजनलाल सरकार है, ये पर्ची सरकार है, इन्होंने छल कपट करके और किसी न किसी बहाने एक विशेष वर्ग को तवज्जो देने के लिए इन ग्रामवासियों के साथ में धोखा किया है, इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और ये कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम आमरण अनशन करेंगे और हम यहाँ से जयपुर तक। नवसर्जित ग्राम पंचायतें जो बनी हैं, इसमें हमारे गांव के साथ में 3 गांव जोड़े गए हैं, बेड़, कोयल और बादेड़। इन तीनों गांवों में बादेड़ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बावजूद जो ग्राम पंचायत का जो बनाया मुख्यालय वो कोयल बना दिया गया और इसके खिलाफ हमारा धरना पिछली 4 तारीख से चल रहा है लाडनू के वहाँ पे। अभी जो मेन मापदंड इसमें तय किए गए थे, इसमें 2 मापदंड जो मेन थे। दूरी कम करना, तो दूरी कम करना अगर मापदंड मान लिया जाता तो बाकलिया से हमारी दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। तो जो लोग अपना रिप्रेजेंटेशन लेके आए थे, हमने उनको राज्य सरकार को भेज दिया था और जो आज भी आए उसका भी रिप्रेजेंटेशन राज्य सरकार को भेज देंगे, क्योंकि ये जो भी इसमें बदलाव जो होना है वो राज्य सरकार के स्तर से होना है। और जो पंचायतों का पुनर्गठन यहाँ पे है, जो कल 6 तारीख लास्ट डेट थी, उसके लिए कल तक जो प्रोटेस्ट आए थे उसके ऊपर हम पूरी कमेटी बना के और एग्जामिन कराएंगे। जो जनहित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा। जो लोग अपना। और चलिए अब फिर से एक बार जयपुर की हम बात करेंगे। विशेष योग्यजनों को ज्यादा सुविधा और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में राजस्थान सरकार लगातार नवाचार कर रही है और इसी क्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों की गुणवत्ता सुधार को लेकर के शोध संस्थानों और विभिन्न संगठन द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण देखे हैं। बैठक के दौरान इन उपकरणों को हल्का, किफायती और उपयोग में आसान बनाने पर खासा जोर दिया गया। साथ ही आधुनिक तकनीक के माध्यम से दिव्यांगजनों की जरूरत के अनुरूप उपकरण विकसित करने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये पहल दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का उद्देश्य है कि विशेष योग्यजनों को बेहतर सुविधाएं, आत्मसम्मान और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रभावी योजनाएं और तकनीकी समाधान उपलब्ध करवाए जाए। राजस्थान में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2026 की तैयारियों को लेकर शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक यहां पर आयोजित की गई,
बैठक में किसानों की इनकम बढ़ाने, स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने और आधुनिक तकनीक को गांव तक पहुंचाने पर खासा जोर दिया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय एग्रीटेक मीट में देश विदेश से किसान, वैज्ञानिक, स्टार्टअप और बड़ी कंपनियां भाग लेंगी, जिससे राजस्थान के कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। और अब चलिए देश की राजधानी यानी कि दिल्ली की हम बात करेंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से शिष्टाचार मुलाकात की, भेंट की है। ये भेंट की तस्वीरें आप देख लीजिए। नई दिल्ली स्थित बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस दौरान प्रेमचंद बैरवा ने नितिन नवीन को बुके भेंट करके उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। बैरवा ने कहा, संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आपका संकल्प पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। तो ये डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा की तस्वीरें आप देख लीजिए। नितिन नवीन से मुलाकात की तस्वीरें, यहां पर एक दूसरे को अभिवादन देते हुए स्वीकार करते, एक सम्मानजनक ये तस्वीरें, सम्मान देते हुए बड़ी जो है अच्छी तस्वीरें आप कह सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए डेप्यूटी सीएम खुद झुक करके किस तरह से अभिवादन करते हैं और नितिन नवीन उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए भी दिखाई देते हैं। पद के साथ में गरिमा और बड़प्पन, ये तीनों की तस्वीरें एक फ्रेम में। बढ़ते हैं आगे, करौली से महवा तक करीब 65 किलोमीटर लंबी सड़क की जिम्मेदारी राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास में है, लेकिन सड़क की हालत बेहद बदहाल हो चुकी है और इसकी बानगी आप खुद देख लीजिए। जगह जगह पर गड्ढे, टूटी पट्टियां और उखड़ी डामर परत इस मार्ग को खासकर रात के समय जानलेवा बना रही है। इसके बावजूद सड़क पर टोल वसूली लगातार यहां पर देखने को मिली। यहां के लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि रोजाना इस सड़क से आना जाना जोखिम भरा हुआ है और दुर्घटनाएं बढ़ रही है। महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने सड़क की बदहाली को लेकर विभागों से कई बार शिकायत की और सवाल उठाया कि जब सड़क चलने लायक ही नहीं है तो टोल किस आधार पर वसूला जा रहा है। विधायक ने सड़क की गुणवत्ता और मरम्मत कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो वहीं आरएसआरटीसी अधिकारियों पर मरम्मत के नाम पर करोड़ों के भुगतान और लीपा पोती के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो सड़क की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गड्ढे यहां पर देखे जा रहे हैं। निवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित डॉक्टर BR अम्बेडकर छात्रावास का निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में कई अनियमितताएं भी देखने को मिली, जिस पर विधायक ने छात्रावास अधीक्षक वासुदेव यादव को जम करके फटकार लगाई। निरीक्षण के समय अधीक्षक मौके पर मौजूद नहीं मिले। विधायक ने देखा कि छात्रावास में छात्र मोबाइल का उपयोग कर रहे थे और एक छात्रा धूम्रपान भी करता हुआ पाया गया। मना करने के बावजूद छात्रा के नहीं मानने पर विधायक ने मौके पर ही दोनों छात्रों को छात्रावास से बाहर करने के निर्देश अधीक्षक को दिए। इसके अलावा आपको बता दें, छात्रावास के मुख्य गेट के बाहर फैली गंदगी और अधीक्षक कार्यालय में जमीन पर पड़े अनावश्यक सामान और प्रिंटर को देखकर भी विधायक ने नाराजगी जताई और व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। जब मैं आया तो यहाँ का हॉस्टल वार्डन नहीं था, वासुदेव यादव जी। 7 बच्चे थे, जिसमें 2-3 मोबाइल देख रहे थे, 2-3 ओढ़ के सो रहे थे, एक सिगरेट पी रहा था। 7 बच्चों में से अगर ये हालत है तो फिर ये तो केवल फॉर्मेलिटियाँ होगी समाज कल्याण विभाग की तरफ से। नहीं इनको कोई चेक करता, नहीं इनकी तरफ कोई ध्यान देता। और इसको संज्ञान में लेके 2 लड़के हैं, एक तो ताश सिगरेट पी रहा था, एक सो रहा था, मोबाइल देख रहा था। जब हम पहुंच गए तब भी वो मोबाइल बंद नहीं कर रहा। इसके ऊपर कार्रवाई करवाई। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अचानक से जब निरीक्षण होता है तो जो तस्वीरें पाई जाती है उसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिली। विधायक साहब का ये औचक निरीक्षण निवाई के अंतर्गत आप देख सकते हैं।
चलिए अब टोंक की बात करेंगे। जिले के लांबा गांव के बांध से नहरों में पानी छोड़कर सिंचाई को लेकर के वहां के लोगों और किसानों के बीच में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज राष्ट्रीय किसान महापंचायत के युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने जिला कलेक्टर टोंक को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि मात्र 121 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए 9.6 फीट गेज तक पानी रोका गया, जिससे करीब 1500 बीघा जमीन यहां पर डूब गई है। जांच समिति की रिपोर्ट में बीसलपुर विस्थापित परिवारों की कृषि भूमि, कुएं, ट्यूबवेल, पाइपलाइन, चारागाह और बीज अनुसंधान संस्थान की जमीन जलमग्न होने की पुष्टि हुई है। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग द्वारा न तो बांध की उचित देखरेख की जा रही है और न ही नहरी तंत्र को मजबूत किया गया है। मुआवजा और भूमि अधिग्रहण नहीं होने से किसानों की आजीविका पर गंभीर संकट भी खड़ा हो चुका है। की समस्या किसानों को पिछले कई दिनों से घाव करती आ रही थी। हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि आपका जो कमेटी रिपोर्ट दी है उस कमेटी में स्पष्ट हो गया है कि बीज अनुसंधान केंद्र जिसमें लाखों किसानों का भला होता, अच्छा बीज उत्पादन होता टोंक में, वो नहीं हो पाया है। दूसरी बात, जो बीसलपुर से विस्थापित लोग थे 20 परिवार, उनकी आश्वासन मिला। कलेक्टर साहब ने कहा 2 दिन में नहरों की सफाई करवा दी जाएगी और 2 दिन में टेल पे पानी पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अभी कलेक्टर साहब को पिछले 1 महीने पहले भी ज्ञापन देके गए थे नहर को खुदाई के लिए, लेकिन अभी तक कोई खुदाई नहीं हुई, कोई सफाई नहीं हुई और किसान परेशान हो चुका है। एंड आ चुका है किसान का, फिर भी पानी नहीं पहुंच रहा। ये प्रशासन का फेलियर। तो लगातार यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। नहरों में पानी छोड़ने पर किसी भी तरह से फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है और राष्ट्रीय किसान महापंचायत ने कलेक्टर को ज्ञापन तक सौंपा है। ये मात्र सिर्फ ज्ञापन नहीं है, किसानों का दर्द और पीड़ा और इनके चेहरे पर शिकन साफ तौर पर एक पन्ने पर देखा जा सकता है, जिसे ज्ञापन का रूप दिया गया। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार इन किसानों की पीड़ा का समाधान हो पाएगा या नहीं। और टोंक के संवाददाता ब्रिजेश जो है हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, जो ये तस्वीरें देखने को मिली किसानों की, जो सिर्फ एक पन्ना नहीं है, ज्ञापन नहीं है, इसमें उनकी दर्द, पीड़ा और चेहरे का जो शिकन, झुर्रियां देखने को मिल रही है, वो सिर्फ एक पन्ने में सिमट चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन्हें फिर से आश्वासन मिलेगा या समाधान मिलेगा? देखिए नुपुर, ये जो लांबाबाद जमीन के जो आप इनके देख रहे हैं डूब क्षेत्र पीड़ित हैं, इन्होंने आज ज्ञापन दिया है और सचमुच में इनकी पीड़ा झलक रही है। क्योंकि ये जो 1500 बीघा जो जमीन है वो किसानों की इसके अंदर डूबी हुई इस बांध क्षेत्र में, और जिला कलेक्टर द्वारा एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी। उसमें भी बताया गया था कि बीसलपुर विस्थापित परिवार जो है उनकी खेती बाड़ी की जमीन है, कुआं है, ट्यूबवेल, पाइप, पशुओं के बाड़े हैं, बीज अनुसंधान की जमीन तक है और चरागा भूमि, ये सभी उसमें डूबी हुई है। और इसी से ये किसानों की आजीविका होती थी। उन्होंने उसके जो जमीन थी उस पर लोन लिया हुआ है, बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाई है, बच्चों के शादी विवाह रुक गए हैं, जो इनके जो भी काम होते हैं परिवार को चलाने के लिए वो सब रुक गए, क्योंकि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था इस बांध की वजह से, लांबा जो बांध है, जमीन जो डूब गई है उसी की वजह से होती थी। और उसका जो दर्द है वो कम से कम 3 दर्जन जो विस्थापित परिवार हैं उनको इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं नुपुर की, बीज जो अनुसंधान संस्थान है जो काम में आता है, जहाँ पे उन्नत किस्म के बीज जो है वो टोंक के किसानों को उपलब्ध होने चाहिए थे, उसकी जमीन भी इसमें जलमग्न है। तो उसी वजह से इन्होंने, जो रामेश्वर चौधरी हैं, इन्होंने यहाँ पे कलेक्टर को पहले भी ज्ञापन दिया है और अभी भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक इनकी किसी भी प्रकार से जन सुनवाई नहीं हो पा रही है। पहले जब ज्ञापन दिया तो फिर क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला भी था या नहीं? हालांकि आश्वासन पर तो बात खत्म नहीं होती है, समाधान होना चाहिए, लेकिन पहले जब ज्ञापन दिया तब क्या हालात थे? देखिए, पहले जो ज्ञापन दिया था उसमें ये हालात ये गए थे कि हाँ हम इस बारे में सोचेंगे, और जिला कलेक्टर ने वहां पे कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने भी माना है कि सचमुच में यहाँ जो 1500 बीघा जमीन है वो डूबी है और उससे इन विस्थापित जो 3 दर्जन परिवार हैं इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसी वजह से अब उसके बाद भी ये अभी उनका कोई भी जो चीज नहीं हुई, इनकी नहरों की जो सिंचाई वाला है वो नहीं हो रहा, और इसी टेल की वजह से किसानों को सिंचाई का पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। मतलब देखा जाए तो केवल सिंचाई विभाग जो है उन्होंने करोड़ रुपए का आवंटित कर दिया और लांबा बांध की देखभाल भी नहीं कर रहे, और उसके अलावा किसानों की जो दर्द है वो अभी तक
सरकार नहीं सुन पा रही, केवल आश्वासन पे आश्वासन इनको मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। ठीक है ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी विडंबना की बात है कि लगातार आश्वासन पर आश्वासन, लेकिन समाधान कुछ नहीं और किसानों की पीड़ा जस की तस देखने को मिल रही है। अधिकारियों से बात की होगी, अधिकारियों ने इन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आज ये तय है कि 2 दिन में हमें नहर का पानी किसानों को, जो हमारे माई बाप हैं किसान, हमें बनाने वाले लोग हैं, तो इसलिए इनको पानी हर हालत में 2 दिन के अंदर, चाहे जेसीबी से मिट्टी हटाई जाए, चाहे किसान की जो मूलभूत आवश्यकता पानी है वो निश्चित मिलेगा। और अभी एक्शन से बात होगी, एक्शन की मीटिंग में व्यस्त होकर बात करके, चर्चा करके सारा काम शुरुआत इनके क्षेत्र में काम होगा। पानी बिल्कुल ये पढ़ा रहे हैं, इनका पूरा मान होगा। फलौदी के पटियाल मोटाई सरहद क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क मार्ग किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क को वास्तविक कटान मार्ग पर बनाने के बजाय उनके खेतों के खसरे में से सड़क बनाई जा रही है, जिससे फसलों और जमीन को हानि पहुंच रही है। किसानों ने पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार पर मनमानी और मिलीभगत के गंभीर आरोप भी लगाए। स्थानीय प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस बीच ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण विकास के लिए अच्छा है, लेकिन इससे किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। मैं बालासर का निवासी हूँ। मेरा खेत खसरा नंबर पड़ियाल के अंदर जोहान नाडे में है। जो मेरे खेत के पास में कटान मार्ग है, नज़दीकी है, ऐसा नहीं अलगा नहीं है, वह पुराना मार्ग कटा हुआ है। जो सरकार ने DPW ने ये रास्ता निकाला तो उसमें सड़क चौड़ी करने के लिए उसके पास में ज़मीन और काट दी, तो उसने वो जो रोणाराम का पावना रणुराम उसने कब्जा कर लिया है और स्कीम खेली है कि हम पव बना देंगे। पव को कोई जोड़े नहीं है, उसके पव नहीं है, उसकी नारदर्शी है, इसलिए उसने दुकान रखी है और उसमें रहता है और उसके पाक के घर बना लिए है। जो आते हैं कोई आदमी उसको ऐसा गुटका दे देता है, उसको उल्लू बना देता है। और हमारी ये ज़मीन है 19/1 जोहान नाडा पड़ियाल की, और ये है जो सीमा पे हमारा भाई कटान रास्ता है 108 नंबर है। हमारी इष्टे है इस ज़मीन पे ले रखी है 119/1 119/2 और 139/19 पे, ये 3 खसरे हमारे इष्टे है। फलौदी कोर्ट फर्स्ट ट्रैक न्यायालय से भी इष्टे है और अजमेर राजस्व मंडल से भी हमारा इष्टे ले रखा है। इष्टे ले रखा है तो हमारा ये ज़मीन काश्तकारी भूमि पे पैर है। 108 नंबर खसरे पे हमारा कोई इष्टे नहीं है और PWD को उसके बावजूद 40 फुट और ज़मीन काटी है 104/1 में, वो भी करीब 1.5-2 बीघा ज़मीन है। ये पूरी मतलब 60 फुट, यहाँ से आप देख रहे हो 60 फुट तक रोड कटी हुई है इससे, और हमने 2 बार पेमेंट सड़कें चौड़ी करने के लिए 104/1 में 2 बीघा ज़मीन कटी हुई है। वो तो किसान उस पर खेती कर रहा है और पड़ियाल की सरहद में ज़बरदस्ती रोड बनाना चाहते हैं। 116/1 और 108 आगे जो ज़मीन है उस पर कब्जा किया हुआ है। उस दोनों खसरों में लगभग 4.5 बीघा ज़मीन पर एक आदमी का कब्जा है। वो 4.5 बीघा ही कटान है। कटान में 4.5 बीघा के अंदर वो घर मान रखा है, प्यऊ बना रखी है, दुकान लगा रखी है, घर बना, और जितना कब्जा है उसने 4.5 बीघा कटान। और चलिए बात केशोराय पाटन की। चामुंडा माता मंदिर परिसर में बीजेपी पाटन शहर और ग्रामीण मंडल की संयुक्त SIR समीक्षा प्रगति बैठक रखी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके दीप प्रज्वलन के साथ में हुई। पहले भी ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बैठक में चित्तौड़ से पूर्व विधायक और SIR जिला प्रभारी बद्रीलाल जाट और प्रतापगढ़ से जिला संगठन प्रभारी गोपाल कुमावत मुख्य रूप से मौजूद रहे। शहर मंडल अध्यक्ष विनोद नामा ने अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही बैठक में शहर और ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने SIR की प्रगति पर चर्चा की और संगठनात्मक मजबूती पर भी जोर दिया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए केशोराय पाटन की है, जहां पर SIR की प्रगति पर चर्चा होती है। तमाम लोग यहां पर एकजुट होते हैं, एक जाजम पर आते हैं और SIR समीक्षा प्रगति के मुद्दे पर यहां पर चर्चा की जाती है। बात हनुमानगढ़ की करेंगे। टिब्बी के राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण के विरोध में किसानों ने आज संगरिया में महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में किसानों ने फैक्ट्री का MOU रद्द करने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग रखी। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहे। एहतियात के तौर पर संगरिया में धारा 163 लागू की गई और आज रात
12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। साथ ही 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई। महापंचायत के दौरान प्रशासन ने किसान नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन किसान नेताओं ने दोनों मांगे पूरी होने तक बातचीत से ही इनकार किया। किसानों ने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 11 फरवरी को हनुमानगढ़ के तलवाड़ा में अगली महापंचायत करने का ऐलान किया है। तो इंटरनेट पर पाबंदी 12 बजे तक। ऐतिहासिक महापंचायत हुई। आज जिले का कलेक्टर और जिले का एसपी ये कैंप करके बैठे रहे। हमारे पास वार्ता का भी नुकता आया, लेकिन हमने दो टूक कह दिया कि फैक्ट्री के एमओयू रद्द होने का कागज लेकर के आओ, दूसरा मुकदमे वापस से करने का कागज लेकर के आओ। जब तक ये दो कागज नहीं आते तब तक प्रशासन के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये आंदोलन ऐसा आंदोलन बनाएंगे कि ये घर घर का मूवमेंट बनेगा। इसी के तहत 11 फरवरी को तलवाड़ा के अंदर एक ऐतिहासिक महापंचायत रखी है, जो कि टिब्बी के पास में पड़ता है तलवाड़ा, जिसमें जो संगरिया में जो लोग आए, जो हनुमानगढ़ में जो लोग आए थे, जो टिब्बी में जो लोग आए थे, उन सब का संगम होगा और एक ऐतिहासिक महापंचायत जो है वो तलवाड़ा में होगी। तलवाड़ा में जो लड़ाई है वो आर पार के मूड में होगी। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि या तो 11 फरवरी से पहले एमओयू रद्द करके किसानों को। और जयपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए एआईसीसी सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के लिए नेताओं की तैनाती की भूपेश बघेल, सचिन पायलट, डीके शिव कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट को केरल की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश पर नियुक्तियां की गई। असम, केरल, तमिलनाडु सबको लेकर के सूची आप देख सकते हैं और तमाम दिग्गज लोगों के नाम कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट को केरल की यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके आदेश पर ये तमाम नियुक्तियां हुई है। सचिन पायलट को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, ये तमाम नाम एक एक करके आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। एआईसीसी सीनियर ऑब्जर्वर और संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, महत्वपूर्ण ये सूची डिटेल में आप बता पाएंगे? सचिन पायलट को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर बताई गई है, ऐसे में और क्या कुछ महत्वपूर्ण नाम, किस तरह से इस सूची को देखा जाए? नुपुर, देखिए ये जो 4 राज्य हैं, असम, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको देखते हुए कांग्रेस ने जो है ये सीनियर ऑब्जर्वर्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें तमाम कांग्रेस की वो वरिष्ठ नेता, उनको इसमें तरजीह दी गई है। और अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो जो कांग्रेस महासचिव राजस्थान से आते हैं सचिन पायलट, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। केरल विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी उनको मिली है, सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। दरअसल इसमें देखिए नामों की अगर बात करें तो भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा बड़े नामों में इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि उनकी जो अच्छे जो स्पीच है वो काफी ज्यादा चर्चित रहती है। कन्हैया कुमार तेज तर्रार नेता है। इसके अलावा तमाम मुकुल वासनिक के अलावा सभी जो ये नेताओं के नाम है ये अपने आप में काफी जो मायने जो है पार्टी में रखते हैं और सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना ये होगा क्योंकि इसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट और साउथ के जो राज्य हैं उनको कवर किया गया है, तो यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस जो है कुछ राज्यों में अच्छी स्थिति में पहले रही थी, तो वापस से पटरी पर जो कांग्रेस को किस तरह से लाया जाए, इसी को लेकर जो नेताओं को अभी से, क्योंकि अभी जो सिर्फ चुनाव का मालूम है कि चुनाव होने वाले हैं लेकिन तारीख का भी अभी ऐलान नहीं हुआ, इससे पहले ही सीनियर ऑब्जर्वर बना देना ये मैसेज देता है कि कांग्रेस है वो पूरी तैयारी में जुट गई है और अभी से ही जमीनी हालात है इन सभी राज्यों के जमीन हालात जानना चाहती है और किस तरह से कांग्रेस की तस्वीर इन राज्यों में बदली जाए, इसको लेकर पूर्ण रूप से जो कांग्रेस है अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है ताकि वहां पर जाकर ऑब्जर्वर के नाते तमाम जो नेता वहां जाएंगे तो जो कांग्रेस के हालात हैं उन पर चिंतन मंथन करेंगे और कहां कमियां हैं और किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, ये मैसेज आला कमान तक पहुंचाएंगे। किस तरह से टिकट वितरण होना चाहिए, किन एजेंडों पर कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में उतर सकती है, ये तमाम पहलुओं पर ये सभी नेता है चिंतन मंथन करेंगे और उसके आधार पर आगे जो है चुनावी रणनीति कांग्रेस वो बनाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए।
तो ये एक एक करके पूरी सूची आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो तैयार की है।